कि हम लोग कैसे रियल डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम यूज करेंगे, राइट। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रल ओवर द लिमिट 0 to 2 पाई फॉर द फंक्शन 1/2 minus p sin theta plus p square. Now p here is a constant and p की वैल्यू हमको दी हुई है कि ये कहाँ लाई करेगी 0 to 1, ठीक। अब तुमको बोला गया कि कॉचीज कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू यानी कि रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई करो और इस इंटीग्रल की वैल्यू ये आएगी, ये प्रूफ करो, ठीक। तो गिवन इंटीग्रल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारे जो गिवन इंटीग्रल है उसको लिख लिया हमने और उसका लिमिट भी नोट करके रखा कि जीरो की पी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, 0 से 1 के बीच होनी चाहिए, राइट। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फंक्शन क्या है, साइन का फंक्शन है और लिमिट जो है 0 to 2 पाई है। इसलिए इसके लिए हम क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, z इज इक्वल टू ई टू द पावर आई थीटा, ठीक। अकॉर्डिंगली हम सारे टर्म्स को चेंज करेंगे, z को चेंज किया तो dz भी चेंज हो, थीटा को हमने चेंज किया z में तो डी थीटा भी चेंज होगा। तो हमने डिफरेंशिएट किया ये दोनों टर्म को, तो dz इक्वल टू क्या आएगा, आई ई थीटा ई टू द पावर आई थीटा डी थीटा। नाउ ई टू द पावर आई थीटा इज z, so we can write dz upon iz is equal to d theta। ये आ गया तुम्हारा d थीटा की वैल्यू जो हमको पुट करनी रहेगी। वैसे ही cos थीटा यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगा, cos थीटा की नहीं चाहिए हमको, sin थीटा की वैल्यू क्या आएगी वो हमने नोट कर लिया। sin थीटा इज इक्वल टू 1/2i z माइनस 1/z, ये तुम्हारे sin थीटा की वैल्यू आएगी, ये हम पुट करेंगे, ठीक। इसके अलावा अब और क्या चेंज होगा, लिमिट। लिमिट यहाँ पे क्या है 0 to 2 पाई। अब देखो तुम यहाँ जो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो उसकी वजह से एक इंटीग्रल जो कि वन वेरिएबल इंटीग्रल था वो अब एक प्लेन पे इंटीग्रेट हो रहा है। देखो पहले क्या कर रहे थे तुम, एक ये जो फंक्शन है उसको एक किसी कर्व के अलोंग इंटीग्रेट करते और उसका लिमिट 0 से 2 पाई लेते, ठीक। अब यहाँ पे हमको किसके ऊपर इंटीग्रेट करना है इसको, z आर्गन प्लेन पे। आर्गन प्लेन में हमको मालूम है कि जब हम z लिख रहे हैं, z का भी मतलब क्या होता है, उसमें भी दो एक्सिस है या दो कोऑर्डिनेट्स है, x एंड y। z itself is x plus iy, ठीक। अब तुमने सब्स्टिट्यूशन क्या यूज किया, तुमने सब्स्टिट्यूशन ये यूज किया कि e टू द पावर आई थीटा की वैल्यू जो है वो तुम z थीटा z पुट करोगे, यानी तुमने दो वेरिएबल्स नए लाए। एक वेरिएबल है x जिसकी वैल्यू तुमने ले ली cos थीटा और दूसरी वेरिएबल आया y जिसकी वैल्यू तुमने ले ली sin थीटा, क्योंकि e टू द पावर आई थीटा क्या होता है, बाय ऑयलर्स थ्योरम e टू द पावर आई थीटा इज cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक। तो z हो गया x प्लस आई वाई, सो यू विल हैव x इक्वल टू cos थीटा, y इज इक्वल टू sin थीटा। अब जब हम कॉन्टूर चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो लिमिट हमारे पास है उसको यहाँ पुट करते जाते हैं गिवन वेरिएबल में और उसके अकॉर्डिंग जो नया वेरिएबल हमने यूज किया उसकी वैल्यू कैसे चेंज हो रही है वो देखते हैं, ठीक। तो क्या होगा, हम अभी तक कर्व पे थे, अब हम एक प्लेन पे आ गए, ठीक। जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यू बदलेंगे उसके हिसाब से दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट जो कि cos थीटा के अकॉर्डिंग चेंज होगा और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट जो sin थीटा के अकॉर्डिंग, ठीक। तो सपोज हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो थीटा की जगह 0 पुट किया, 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आई 1 और y की वैल्यू कितनी आएगी 0। तो यानी पॉइंट कौन सा आएगा तुम्हारा आर्गन प्लेन पे, द पॉइंट ऑन द रियल एक्सिस, ठीक। वैसे सपोज नेक्स्ट वैल्यू हमने पुट कर लिया x इक्वल टू थीटा इक्वल टू π/4, π/4 पे cos की वैल्यू कितनी आती है 1/√2, साइन की वैल्यू भी 1/√2, तो यहाँ कहीं पे वैल्यू आएगी तुम्हारी, ठीक। फिर हमने पुट किया सपोज π/2, तो आएगी वैल्यू तुम्हारी x की वैल्यू आ जाएगी 0, y की वैल्यू आएगी 1, यानी ये पॉइंट आएगा। लाइक दैट when you are plotting all the values from 0 to 2 pi, you will be getting a circle and that circle will be having the center at origin and center will be at origin and the रेडियस विल बी 1, क्योंकि यहाँ पे जो तुमने यहाँ सब्स्टिट्यूशन किया e टू द पावर आई थीटा, इसका कोएफिशिएंट कितना था 1 था, यानी मॉड z की वैल्यू कितनी आएगी 1, ठीक। यानी हमको जब हमने कोऑर्डिनेट को चेंज किया तो हमने क्या किया है चेंज, एक वेरिएबल के टर्म को हमने जो कि एक कर्व पे इंटीग्रेशन हो रहा था उसको हमने एक प्लेन पे ले आया। वो प्लेन कहाँ पे है, वो कौन सा प्लेन है, आर्गन प्लेन। तो उस आर्गन प्लेन के हर एक पॉइंट पे दो दो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, वो दो कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमारे इस सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चेंज हुई। तो हमारा जो कॉन्टूर अब आएगा वो क्या कॉन्टूर बन गया तुम्हारा, क्लोज्ड कर्व द सर्कल
ऑफ रेडियस 1 एंड ओरिजिन एज इट सेंटर। ठीक, तो इसीलिए ये बन गया तुम्हारा द इंटीग्रेशन in the complex plane when we have changed from real coordinate to complex coordinate. In that complex plane the integral will be conducted over a unit circle C with center at origin। ठीक, फिर से एक और बार बोल रही हूँ मैं तुम लोगों को, हमको सबसे पहले क्या देखना है, हमारा इंटीग्रल का लिमिट क्या है, 0 to 2 पाई है, और अगर हमारे इंटीग्रल में जिसको हमको इंटीग्रेट करना है उसमें सिर्फ साइन या कोसाइन का फंक्शन आ रहा है, तब हम क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, z इक्वल टू e टू द पावर i थीटा। जैसे ये सब्स्टिट्यूशन यूज किया, dz उसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे, और जो भी हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है साइन या कोसाइन उसकी वैल्यू हम उसके अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट करके बाहर निकालेंगे। ठीक, अब बच गया हमारे पास इंटीग्रेशन किसके ऊपर होगा, हमारा कर्व कैसे चेंज होगा। तो कर्व चेंज में हम देख रहे हैं कि ये जो वेरिएबल था, यहाँ पे एक वेरिएबल था थीटा, जिसको अब हमने चेंज जब किया तो वो एक प्लेन पे आ गया। उस प्लेन के दो कोऑर्डिनेट्स जो है x और y, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, ये इस टर्म के अकॉर्डिंग, e टू द पावर i थीटा के अकॉर्डिंग। यानी कि x कोऑर्डिनेट को cos थीटा लेना है और y कोऑर्डिनेट को sin थीटा, उसके अकॉर्डिंग अगर तुम उस कर्व को बनाओगे तो तुमको एक यूनिट सर्कल मिलता है। ठीक, तो इसीलिए अब हमारा जो इंटीग्रल है, जब हमने इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज कर लिया हमारे फंक्शन को, तब हमारे इंटीग्रल का जो कॉन्टूर है वो क्या बन गया, क्लोज्ड कर्व सी। तो इसीलिए हमने इसके इंटीग्रल को अब क्या ले लेंगे, हम इसको क्लोज्ड कंटूर, क्लोज्ड इंटीग्रल ले लेंगे। ठीक, और सब्स्टिट्यूशन करते जाएंगे, जहाँ डी थीटा है वहां क्या पुट हो जाएगा, डी जेड अपॉन आई जेड, साइन थीटा की वैल्यू जो मिली हमको वो पुट कर लिया हमने, और हमारा इंटीग्रल क्या हो गया, ओवर द कॉन्टूर सी। ठीक, अब एक चीज यहाँ ध्यान रखो, जब भी कोई भी रियल डेफिनेट इंटीग्रल तुमको पूछ रहा है जिसमें साइन फंक्शन आ रहा है या कोसाइन फंक्शन आ रहा है और लिमिट 0 to 2 पाई है, तब ये जो कॉन्टूर है ये सेम आएगा, यहाँ तक कि तुम्हारा प्रोसेस सेम रहेगा। तुमको यही लिखना है, यहाँ तक के इंटीग्रल को लिख लोगे और सब्स्टिट्यूशन यही लिखोगे, z इक्वल टू e टू द पावर i थीटा, कॉस थीटा या साइन थीटा जो चाहिए होगा उसकी वैल्यू लिख लोगे, और जो कॉन्टूर है जिसके ऊपर इंटीग्रेशन करना है वो क्या लेना है तुमको, हमेशा वो यूनिट सर्कल ही मिलेगा, यहाँ तक के सेम चलेगा। चेंज कहाँ आएगा, ये फंक्शन के अकॉर्डिंग तुमको अलग अलग टाइप के टर्म्स मिलेंगे और जिसको फैक्टराइज करके अलग पोल्स मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमको चेक करना है पोल कैसे लाई कर रहा है और हमको कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हमारा जो इंटीग्रल था ये इंटीग्रल क्या था, एक रियल डेफिनेट इंटीग्रल था, उसको हमने किसमें चेंज कर लिया, एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में, जो कि एक क्लोज्ड कॉन्टूर के ऊपर इंटीग्रेट हो रहा है। ठीक, तो पहले हम इस फंक्शन को पूरा सिंप्लीफाई कर लेंगे। हमने यहाँ डिनोमिनेटर में ये 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, आई जेड हमारे पास पूरा एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लिया हमने, आई जेड को कॉमन लेके कैंसिल आउट किया। ठीक, तो हमारा इंटीग्रल बन रहा है डी जेड अपॉन माइनस पी जेड स्क्वायर, पी स्क्वायर आई प्लस आई इंटू जेड पी। मैंने क्या किया, पूरे टर्म्स को एक साथ कर लिया, एक पावर वाले टर्म को, जैसे जेड स्क्वायर का टर्म एक हो गया, जेड के टर्म्स ये आ गए और ये आ गया तुम्हारा पी। ठीक, इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, यू विल हैव यू विल हैव डी जेड अपॉन माइनस पी जेड स्क्वायर। अब मेरे को क्या करना है, ये जो है टर्म है ये क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, मुझे इसको फैक्टराइज करके लीनियर फैक्टर्स बनाने, तो मुझे इसमें क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन करना है मुझे। ठीक, तो मैं क्या कर लेती हूँ, ये दोनों टर्म में ये जो लास्ट के दो टर्म है ये देखो ये तो लीनियर दिख रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि ये दो टर्म को भी इस फॉर्म में ला सकते हैं क्या। तो इस फॉर्म में अगर लाना है तो सेकेंड टर्म क्या है, यहाँ पी हमारे पास क्या है, पी आई जेड, तो मैं पी आई जेड अगर कॉमन ले लूँ तो सेकेंड टर्म मेरा पी बन जाएगा। अब अगर मैंने पी आई जेड कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म में क्या बच रहा है, देखो पी तो बाहर चला गया, एक जेड चला गया, एक बचा जेड, और -1 था, तो -1 कैसे मिलता है, आई स्क्वायर से, तो एक आई कॉमन ले लिया तो यहाँ आई बचेगा, यानी मैं इसको लिख सकती हूँ डी जेड अपॉन पी आई जेड इंटू आई जेड प्लस पी प्लस आई जेड प्लस पी। ठीक, दैट इज डी जेड अपॉन पी आई जेड प्लस 1 इंटू आई जेड प्लस पी। राइट, तो हमने फैक्टराइज कर लिया, क्यों फैक्टराइज किया, क्योंकि हम लोगों को इसको यूज करना पड़ेगा पोल्स फाइंड आउट करने के लिए, है ना, ये क्लोज्ड कॉन्टूर के ऊपर है, तो अगर हम पोल्स फाइंड करके वहां पे रेसिड्यू निकाल ले तो कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम से हम इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम उस फॉर्म में लिख लेते हैं अपने इंटीग्रल को, हमारा इंटीग्रल आई जो है वो बन गया इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड ओवर द क्लोज्ड कॉन्टूर सी, वेयर द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज सिंप्लीफाइड। ये हमारा था फंक्शन एफ ऑफ जेड। ठीक, अब इसको मेरे को पोल्स निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, z का जो कोएफिशिएंट है उसको 1 बनाना है, तो पहला जो लीनियर टर्म था उसमें से पी आई कॉमन निकलेगा,
और दूसरा जो लीनियर टर्म था उसमें से आई कॉमन निकला। ठीक, अब ये बन गया तुम्हारा पी आई इंटू आई दैट इज माइनस पी, क्योंकि पी आई आ गया, पी आई इंटू आई आ गया पी आई स्क्वायर विच इज माइनस पी। ठीक, अब ये आया z प्लस पी आई इंटू जेड प्लस पी बाई आई, या उसको हम और क्या लिख सकते हैं सिंप्लीफाई, ये इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं, आई से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आएगा आई अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1, सो विल बी हैविंग आई अपॉन पी, और दूसरा टर्म बन जाएगा माइनस आई पी। ठीक, तो ये हमने इसको फैक्टराइज भी कर लिया और इस तरह से फैक्टराइज किया कि z का जो कोएफिशिएंट है वो 1 बन जाए। ठीक, अब इससे हमको सिंपली डिनोमिनेटर को अगर हम इक्वेट कर लें 0 से तो हमको पोल्स मिल जाएंगे। तो पोल्स क्या क्या आ रहे हैं हमारे, आई बाई पी एंड आई पी। ठीक, अब ये जो दो पोल्स आए इनको हमको चेक करना है कि कौन सा पोल हमारे सर्कल के अंदर है। ठीक, हमारा सर्कल क्या है, उसका सेंटर ओरिजिन पे है और उसका रेडियस 1 है, यानी अगर हम उसको नोटेशन में यूज करें तो उसका ये क्या आएगा फॉर्मूला मॉड z इज इक्वल टू 1, ये हमारा सर्कल है। ठीक, अब हमको देखना है ये आई पी का मॉड निकालोगे तो कितना आएगा 1 बाई पी। ठीक, और क्या बोलते हैं आई इंटू पी का कितना आएगा पी। ठीक, अब पी की वैल्यू क्या दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं कि ये वैल्यू 1 से छोटी है कि ये वैल्यू 1 से छोटी है। तो पी की वैल्यू क्या दी हुई थी हमको क्वेश्चन में, पी की वैल्यू दी हुई थी कि पी की वैल्यू जो है 1 से छोटी है। तो अगर पी की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये आई इंटू पी जो है उसका मॉड जो है वो लेस देन 1 होगा, और आई अपॉन पी का वैल्यू अगर पी लेस देन 1 है तो 1 बाई पी क्या होगा ग्रेटर देन 1। ठीक, तो ये वाला वैल्यू जो है आई अपॉन पी ये हमारे सर्कल के बाहर होगा। ठीक, तो हमको पता क्या चल गया कि एक पोल ही है हमारा जो कि सर्कल के अंदर है दैट इज आई इंटू पी। ठीक, तो हम सिर्फ उसी पॉइंट पर पोल रेसिड्यू निकालते हैं, तो हम फाइंड कर लेते हैं रेसिड्यू एट द पॉइंट आई पी बाई टेकिंग लिमिट z टेंड्स टू आई पी द फैक्टर दैट इज z इंटू z माइनस आई पी अपॉन जो तुम्हारा फंक्शन था उसको ले लिया, z इंटू माइनस आई पी जो है वो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास जो टर्म बचा उसमें हम z की जगह आई पी पुट कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, हमको ये टर्म मिल रहा है 1 अपॉन आई इंटू 1 माइनस पी स्क्वायर। ठीक, so by Cauchy's residue theorem I can write it the value of the integral will be equal to 2 pi I into एक ही पॉइंट पे रेसिड्यू मिला था तो उसी को मल्टीप्लाई कर लिया, तो वी आर गेटिंग 2 पाई अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर। ठीक, तो ये आ गया तुम्हारे इंटीग्रल की वैल्यू, यही प्रूव करना था तुमको। तुम्हारे इंटीग्रल की वैल्यू तुमने आई एज्यूम करके चली थी और आई की वैल्यू तुमको क्या मिल गई 2 पाई अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर, यही तुमको प्रूव करना था। ठीक, तो क्लियर है।